गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सेल बायोलॉजी में। जो हमारी सेल बायोलॉजी यूनिट है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के PYQs। ठीक है, सो हम क्या देखेंगे 2011 से लेके 2026 तक के जो हमारे PYQs रह चुके हैं। 2026 तक के जो PYQs रह चुके हैं वो सारे PYQs हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द माइलिन शीट सराउंड नर्व फाइबर। जो नर्व सेल्स होता है, नर्व सेल्स के ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होती है, इंसुलेटिंग लेयर प्रेजेंट होती है, जिसे हम माइलिन शीट कहते हैं। उस माइलिन शीट में किस टाइप का फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है? ठीक है, जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है नर्व सेल में, उसका नाम क्या है? तो हमारे पास ऑप्शन है फॉस्फेटिडाइल कोलिन, फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल, फॉस्फेटिडाइल सेरीन एंड नेक्स्ट है स्विंगोमाइलिन। ठीक है, सो ये हमारा 2011 दिसंबर का PYQ है। इसका करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक है, स्विंगोमाइलिन। स्विंगोमाइलिन क्या है? एक मेजर फॉस्फोलिपिड है जो माइलिन शीट में प्रेजेंट होता है नर्व सेल में। ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन प्रोवाइड करता है ताकि नर्व में साल्टेटरी कंडक्शन हो सके, रैपिड कंडक्शन हो सके। सो इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? मेम्ब्रेन लिपिड मॉलिक्यूल membrane lipid molecule spontaneously assemble into bilayer when placed in a water and form a closed spherical structure known as। कह रहा है कि जब हम क्या करते हैं, लिपिड मॉलिक्यूल्स को वाटर में प्लेस करते हैं, तो जो लिपिड के मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या बना लेते हैं? एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और वो जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है वो एक बाइलेयर की फॉर्म में बनाते हैं। किस तरीके की फॉर्म में बना लेते हैं? एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और वो जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है वो बाइलेयर होता है। कैसा होता है? वो एक बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बाइलेयर का मतलब क्या है कि दोनों ही तरफ क्या होंगे, इनकी टेल क्या होगी? टेल टू टेल एक एडजेसेंट होगी, एक दूसरे के सामने पैरेलल होगी, और सेंटर में क्या होगा? एक कैविटी बनेगी। सेंटर में एक कैविटी, एक स्पेस बनेगा, और आउटर सरफेस पे सारे के सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल होंगे। सिमिलरली इनर सरफेस में भी सारे प्रोटीन रहेंगे, और दोनों प्रोटीन लेयर के बीच में क्या प्रेजेंट होंगी? टेल्स प्रेजेंट होंगी। तो ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है इसे हम क्या बोलते हैं? लाइपोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइपोसोम। तो सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो एज वी नो फॉस्फोलिपिड जो होते हैं एक एम्फीफैटिक मॉलिक्यूल होता है, बिकॉज इसमें जो पोलार हेड और नॉन पोलार टेल प्रेजेंट होती है, और जब हम इसे एक्वस मीडियम में रखेंगे, वाटर मीडियम में रखेंगे, तो ये जो लिपिड है ये बायलेयर एक स्फेरिकल वेसिकल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? लाइपोसोम कहेंगे। ठीक है, और लाइपोसोम का हम फंक्शन करते हैं ड्रग डिलीवरी में। मतलब इसी लाइपोसोम में ये जो कैविटी बन रही है, इसके अंदर अगर हम अपने डिज़ायर DNA के फ्रेगमेंट को पुट कर देंगे, तो ये वेसिकल क्या करेगा? ट्रांसजेनिक प्लांट एंड ट्रांसजेनिक एनिमल में अपना फोरिजन DNA को ट्रांसफ़र करने के लिए एक मेथड होगा। तो ये एक जीन ट्रांसफ़र मेथड होता है। क्या होता है? लाइपोसोम। तो इसका करेक्ट आंसर था लाइपोसोम। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा थर्ड जो क्वेश्चन है वो है जून 2012 का। क्वेश्चन कह रहा है मेजर डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग लाइपोसोम एज टारगेट ड्रग डिलीवरी व्हीकल इज दैट। ठीक है, अगर हमने कहा कि जो हम लाइसोसोम को यूज़ कर रहे हैं ड्रग डिलीवरी के लिए, तो इसका एक डिसएडवांटेज क्या होगा? सो हम चलते हैं ऑप्शंस पे। पहला ऑप्शन क्या है? इट गेट इंटरनाइज बाय द फैगोसाइटोसिस इनसाइड लाइसोसोम। तो बिकॉज ये एक फॉरनर पार्टिकल्स होगा, तो हो सकता है कि जो फैगोसाइट्स हैं वो इसको फॉरनर पार्टिकल समझ के इसको एनगल्फ कर ले, लाइसोसोम इसको डिस्ट्रॉय कर दे। सेकंड कह रहा है इट इज़ वेरी अनस्टेबल एंड हैज़ लो शेल्फ लाइफ। ठीक है, and the third option is it get intercalate in the cell membrane, and the fourth is it its drug entrapment efficiency is very low। तो इसमें से जो सबसे बेस्ट सुटेबल हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा आंसर बी, बिकॉज ये क्या है? एक बहुत ही अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है और इसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है।
ठीक है। सो लाइपोसोम यूज़फुल होता है ड्रग को कैरी करने में। पुअर फिजिकल और केमिकल स्टेबिलिटी होती है लाइपोसोम की, जिस वजह से ये जो हमारा ड्रग है फॉरेनर पार्टिकल जो हमने इसको इनकैप्सुलेटेड किया हुआ है लाइपोसोम के अंदर, वो लीक हो सकता है। तो इसकी जो लीकेज है वो हो सकती है, इसलिए हम कह रहे हैं जो लाइपोसोम है उसकी शॉर्ट सेल्फ लाइफ है। ठीक है। सो ये ही इस लाइसोसोम की एक मेजर लिमिटेशन है। ठीक है। सो ये हमारा हो गया जून 2012 का क्वेश्चन। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फोस्फेटिडाइलसेरिन एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज लोकेटेड इन। तो जो फोस्फेटिडाइलसेरिन होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो हमें याद रखना है फोस्फेटिडाइलसेरिन जो होता है वो इनर लीफलेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, इनर लीफलेट में। और ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट की हेल्प से आउटर लीफ लेफ्ट में मूव कर जाता है कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में। वो स्पेसिफिक कंडीशन क्या रहती हैं, एपोप्टोसिस। जब एक सेल को डाई होना होता है, ठीक है, एपोप्टोसिस में जाना होता है, तो उसके अंदर में जो फोस्फेटिडाइलसेरिन होते हैं वही क्या होते हैं, एक सिग्नल प्रोवाइड करते हैं कैस्पेसिस को कि अब सेल को क्या करना है, एपोप्टोसिस में जाना है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा फोस्फेटिडाइलसेरिन होगा वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट की हेल्प से इनर लीफलेट से आउटर लीफलेट में क्या कर जाता है, मूव कर जाता है। सो फोस्फेटिडाइलसेरिन नॉर्मली कन्फाइंड इन द इनर साइटोप्लाज्मिक लीफलेट में होता है ये। बट जब अपोप्टोसिस होता है ऐसी कंडीशन में जो फोस्फेटिडाइलसेरिन होगा वो एक्सपोज हो जाएगा आउटर लीफलेट में, और ये एक ऐसा सिग्नल प्रोवाइड करेगा फेगोसाइटोसिस को, ईट मी सिग्नल, कि अब उस सेल को क्या कर दो, खा जाओ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमें कह रहा है फोस्फेटिडाइलसेरिन इज द मोस्टली लोकेटेड इन द इनर बाइलेयर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी रेड ब्लड सेल। एज वी हैव अर्लियर सीन कि जो फोस्फेटिडाइलसेरिन होता है कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, इनर सरफेस में प्रेजेंट होता है। सो यू हैव टू प्रूव द फैक्ट बाय एन एक्सपेरिमेंट। यू आर प्रोवाइडेड विद द पीएस स्पेसिफिक लाइटिंग एंजाइम। अगर इसने कहा है कि जो फोस्फेटिडाइलसेरिन होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर सरफेस में प्रेजेंट होता है, और अगर हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, फोस्फेटिडाइलसेरिन के स्पेसिफिक लाइटिंग एंजाइम जो कि फोस्फेटिडाइलसेरिन को लाइट कर देंगे, उसको डाइजेस्ट कर देंगे, और इसके साथ में हम दूसरे रीजेंट भी इसको दे रहे हैं। तो हमें इसके रिगार्डिंग करेक्ट सीक्वेंस बतानी है कि हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसने बोला है कि सबसे पहले एक सेल होना चाहिए जो क्या होना चाहिए, आरबीसी होना चाहिए। ठीक है, आरबीसी एक सेल है। अभी हमें ये पता है कि जो फोस्फेटिडाइलसेरिन प्रेजेंट है वो उसकी इनर लीफलेट में प्रेजेंट होगी। कहाँ प्रेजेंट होगी, इनर लीफलेट में प्रेजेंट होगा क्या, फोस्फेटिडाइलसेरिन। ठीक है। तो अभी हमें ये पता लगना चाहिए कि वो जो लीफलेट है वो एक इनसाइड आउट वेसिकल है या फिर एक राइट साइड वेसिकल है। ठीक है। इनसाइड आउट वेसिकल क्या होती है और राइट वेसिकल क्या होती है, इसमें हमें क्या देखना है। इनसाइड आउट वेसिकल वो है जिसमें जो राइट साइड आउट वेसिकल होगी, ये क्या होगा, जैसे कि ये क्या है, आरबीसी है। ठीक है। सो ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये क्या है, इसकी आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है। और ये क्या है, इसकी इनर मेम्ब्रेन है। क्या है ये, इसकी इनर मेम्ब्रेन। अब हमने क्या देखा, जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें फोस्फेटिडाइलसेरिन प्रेजेंट होगा बट आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये जो सिनेरियो बन रहा है, ये जो कंडीशन है, ये है हमारी राइट साइड आउट वेसिकल, राइट साइड आउट वेसिकल। ठीक है। बट ऑन द कंट्रास्ट अगर हम क्या देखें, कौन सी वेसिकल की बात कर रहे हैं हम, इनसाइड आउट वेसिकल, नाम से पता लग रहा है इनसाइड आउट। इनसाइड आउट में क्या होगा, जो हमारी इनर वेसिकल है वो क्या हो जाएगी, आउटर पे प्रेजेंट होगी। इनर वेसिकल कहाँ प्रेजेंट होगी, आउटर में। और जो अंदर की वेसिकल होगी वो क्या होगी बेटा, आउटर वेसिकल होगी। क्या होगी, आउटर वेसिकल होगी। तो इसका मतलब क्या है, इनसाइड आउट वेसिकल में अब जो हमारा फोस्फेटिडाइलसेरिन होगा वो आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, एक्सपोज होगा वो कहाँ पे, आउटर मीडियम की तरफ। तो ये किस चीज़ का कंडीशन हो गया, राइट आउटसाइड वेसिकल का, राइट आउटसाइड वेसिकल का। ठीक है। और ये जो हमने पहले देखा था वो क्या था, राइट आउटसाइड वेसिकल का था, और ये था बेटा इनर आउटसाइड वेसिकल का, इनर आउटसाइड वेसिकल का।
ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस आरबीसी को आरबीसी के सेल को लेना पड़ेगा, ठीक है। और अभी अगर उसमें क्या है, हमें क्योंकि फोस्फेटिडाइलसाइरिन को हमें क्या करना है, डाइजेस्ट करवाना है। क्या करवाना है, डाइजेस्ट करवाना है। किसके हेल्प से, पीएस स्पेसिफिक लाइटिंग एंजाइम की हेल्प से। तो फोस्फेटिडाइलसाइरिन को सबसे पहले डाइजेस्ट करवाने के लिए, इस एंजाइम से डाइजेस्ट करवाने के लिए उसे सरफेस पर लेके आना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एंजाइम अंदर इनर सरफेस तक पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, उसे आउटर सरफेस पर लेके आना पड़ेगा। इसलिए हमें अपनी सरफेस जो वेसिकल है उसको इनसाइड आउट वेसिकल करना पड़ेगा, मतलब कि आउटर लीफलेट को बाहर की तरफ लेके आना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम उसे एंजाइम से ट्रीट करेंगे और देन हम उसको एनालाइज करने के लिए थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की हेल्प लेंगे। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सबसे करेक्ट रहेगा। अगर हम बाकी ऑप्शन पे देखें तो इसने पहले बोला है कि आरबीसी लेंगे, फिर उसके बाद उसको राइट आउटसाइड साइड आउट वेसिकल करेंगे, और फिर टीएलएस करेंगे, और फिर पीएससी करेंगे। तो पीएससी सबसे लास्ट में नहीं करेंगे, पीएससी हम क्या करेंगे, राइट साइड वेसिकल करने के बाद करेंगे, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर है ये करेक्ट नहीं है। सिमिलरली अगर हम थर्ड देखें, थर्ड में इसने क्या बताया है कि राइट आउटसाइड वेसिकल को बाद में किया गया है, पीएससी से पहले ट्रीट किया गया है। तो ये ऑर्डर भी करेक्ट नहीं है। इसके अलावा अगर हम फोर्थ देख लें तो फोर्थ में क्या बताया इसने, आरबीसी, पीएससी, टीएलसी और इनसाइड आउट वेसिकल इसने सबसे एंड में किया है। तो ये ऑर्डर भी बिल्कुल करेक्ट नहीं है। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। सो आप इसको यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं कि जो फोस्फेटिडाइलसाइरिन होता है ये कॉमनली कहाँ प्रेजेंट होता है, इनर लीफलेट पे। और जब हम आरबीसी मेम्ब्रेन को इनसाइड आउट वेसिकल में एक्सपोज करेंगे तो वो पीएस जो होगा, फोस्फेटिडाइलसाइरिन, वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चला जाएगा, और जो पीएस होगा एंजाइम, वो अब आउटर सरफेस पे एक्ट करके इसको क्या करेगा, डाइजेस्ट कर देगा। और इस डाइजेशन को एनालाइज करने के लिए हम टीएलसी का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। सो ये था हमारा इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन विद करेक्ट आंसर। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ब्लड ग्रुप ए एंटीजन is a complex oligosaccharide which different from H antigen present on O type individual by the presence of termini, ठीक है। तो इस चीज़ क्वेश्चन को करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि अगर मैं बात कर रही हूँ आरबीसी की, ब्लड ग्रुप हमें पता है कि क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। ए ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होता है, बी प्रेजेंट होता है, ए बी प्लस पॉजिटिव प्रेजेंट होता है, ओ प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो जिसके पास ए एंटीजन प्रेजेंट होगा, क्या प्रेजेंट होगा, ए एंटीजन प्रेजेंट होगा, उसके खिलाफ उसके पास उस पर्सन में बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। क्या प्रेजेंट होगी, उसके खिलाफ बी एंटीबॉडी उसमें प्रेजेंट होगी। तो ये जो ए एंटीजन प्रेजेंट है, ये एंटीजन क्या है, एक्चुअली एक ओलिगोसैकेराइड है। क्या है, ओलिगोसैकेराइड। अब जिस पर्सन के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, ना ए है ना बी है, कोई एंटीबॉडी नहीं है, उसके पास क्या होंगी, जिस पर्सन के पास कोई भी एंटीजन नहीं है, ना तो ए है और ना ही बी है, बट उसके पास दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, ए एंड बी। तो ऐसी कंडीशन में जो ब्लड ग्रुप होता है वो होता है ओ ब्लड ग्रुप। कौन सा होता है, ओ ब्लड ग्रुप। तो जो ओ ब्लड ग्रुप होता है उसके लिए क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एच एंटीजन प्रेजेंट होता है। ओ ब्लड ग्रुप पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है, एच एंटीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो ये जो एच एंटीजन है ये सब सरफेस पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। ए बी में भी प्रेजेंट होगा, ए में भी प्रेजेंट होगा, बी में भी प्रेजेंट होगा, बट डिफरेंट क्या है कि इनके पास अलग अलग क्या प्रेजेंट होंगे, एंटीजन ऐड करने के लिए अलग अलग मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो हमें क्या याद रखना है, जो ए एंटीजन होता है ना, उसके पास क्या प्रेजेंट होता है, एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमीन होता है। तो एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमीन सिर्फ और सिर्फ किसके पास प्रेजेंट होगा, ए के पास प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो अगर ये एक आरबीसी है और इस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है इसका ए है, क्या है, ए है, तो इसके पास दो चीज़ें प्रेजेंट होंगी। एक तो ओलिगोसैकेराइड की चेन प्रेजेंट होगी, ठीक है, जिसे हम बोल रहे हैं एच एंटीजन। क्या बोल रहे हैं, एच एंटीजन प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो अगर सिर्फ एच एंटीजन है तो वो इस ब्लड ग्रुप को ओ बना देगा। क्या बना देगा, ओ। बट जैसे ही इसके साथ में एंटीजन ए आएगा, ए आने का मतलब क्या है, इसके पास क्या प्रेजेंट होएगा, एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामीन। क्या प्रेजेंट होगा,
गैलनैक। गैलनैक ही किसको बोला जाता है? एन एसिटाइल गैलेक्टोस अमीन को बोला जाता है। तो जैसे इसके पास एन एसिटाइल गैलेक्टोस अमीन आ जाएगा तो ये ब्लड ग्रुप अब ओ ना होकर क्या हो जाएगा? ए बन जाएगा। ठीक है, तो हमें याद रखना है एन एसिटाइल गैलेक्टोस अमीन इस ब्लड ग्रुप जो है वो किसके लिए प्रेजेंट होगा? ए के लिए प्रेजेंट होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है जून 2013 का। क्वेश्चन कह रहा है द जेल टू लिक्विड क्रिस्टलाइन ट्रांजिशन टेम्परेचर TM of phospholipid is depend upon fatty acid chain composition considering this TM of। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि TM क्या होता है। ये क्या है? ये एक टेम्परेचर है। ठीक है, एक मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे क्या होगा, हमारे जो फोस्फोलिपिड है, ठीक है, फोस्फोलिपिड है, हमें फोस्फोलिपिड के बारे में पता है कि वो क्या प्रेजेंट होती है? एक बाइलेयर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसमें पोलार हेड रीजन प्रेजेंट होता है, पोलार हेड रीजन प्रेजेंट होता है, और नॉन पोलार क्या प्रेजेंट होती है? टेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, सो इसके बाद हमने क्या देखा था? जो फोस्फोलिपिड होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और क्या प्रेजेंट होते हैं? अनसैचुरेटेड भी प्रेजेंट हो सकते हैं। सैचुरेटेड भी होते हैं और अनसैचुरेटेड भी होते हैं। सैचुरेटेड जो फोस्फोलिपिड होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? उनका जो TM होता है वो हाई होता है। उनका TM क्या होता है? हाई होता है। ठीक है, और जो अनसैचुरेटेड होते हैं उनका जो TM होता है, जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, वो क्या होता है? लो होता है। ठीक है, मतलब कि अगर हमें सैचुरेटेड मॉलिक्यूल को क्या करना पड़ेगा? मेल्ट करना होगा। सैचुरेटेड फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल को अगर हमें क्या करना पड़ेगा? मेल्ट करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देने के बाद ही वो क्या होंगे? मेल्ट होंगे। ठीक है, और ऑन द कॉन्ट्रास्ट अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड की, तो उनमें हमें लो TM देना पड़ेगा, मतलब लो टेम्परेचर देने के बाद ही ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा हमें याद रखना है जो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल होते हैं इनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और सैचुरेटेड में क्या प्रेजेंट होता है? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो सैचुरेटेड मॉलिक्यूल होते हैं इनमें जो फोस्फोलिपिड की जो चेन होती है, ठीक है, जो टेल होती है, ये टेल लॉन्गर होती है। कंपैरेटिबिलिटी क्या होती है? लॉन्गर होती है। लेकिन अनसैचुरेटेड में क्या होती है? ये थोड़ी शॉर्टर होती है। ठीक है, तो इसके हमने कुछ टेबल एग्जाम्पल देखे थे कि कौन से जो फोस्फोलिपिड हैं वो सैचुरेटेड की कैटेगरी में आते हैं और कौन से जो मॉलिक्यूल हैं वो अनसैचुरेटेड की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर हमें वो टेबल याद है तभी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इसमें ऑप्शंस के थ्रू जाके कि क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा। ओके, सो हम जा रहे हैं किसके ऊपर? अब यहाँ पर ऑप्शंस पे जा रहे हैं। क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है? जेल से लिक्विड में कन्वर्ट करना है। मतलब हमें क्या करना है? पहले जेल फेज है और जेल से उसको किस में फेज करना है? लिक्विड में फेज करना है। तो ये करने के लिए सबसे पहला ऑप्शन है ऑल द फोस्फोलिपिड विल बी आइडेंटिकल। तो फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो सैचुरेटेड से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं TM के बिहाफ पर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया बिल्कुल इनकरेक्ट। सेकंड कह रहा है DPPC विल बी लोवेस्ट एंड DOPC विल बी हायर। क्योंकि DPPC क्या है? DPPC का TM क्या कह रहा है? ये लोएस्ट है और DOPC का हाईएस्ट है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? DPPC का क्या मतलब? ये एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है। ठीक है, सैचुरेटेड फैटी एसिड का TM कभी भी लोएस्ट नहीं हो सकता। हमने अभी देखा है जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उनका TM हाई होता है। और ये क्या है? डाई पाल्मेटिक फोस्फेटिडाइल कोलिन। ठीक है, सो डाई पाल्मेटिक जो एक पाल्मेटिक एसिड होता है उसकी जो क्या होता है नंबर ऑफ उसमें चेन प्रेजेंट होती है वो हाई होती है। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन चेन क्या होती है? हाई होती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड डाई ओलिक फोस्फेटिडाइल कोलिन, जहाँ पर ओलिक वर्ड आ गया वो किस चीज़ के लिए है? अनसैचुरेटेड के लिए है। तो अनसैचुरेटेड के लिए TM कभी भी हाईएस्ट नहीं होगा। तो इस स्टेटमेंट की वजह से बी ऑप्शन भी बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट
पार्ट पे नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन क्या बोल रहा है, POPC। अगेन O आ गया, O का मतलब क्या है, ये क्या है, डाई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। सो फॉस्फेटिडाइल ओलिक पाल्मेटाइल ओलिक फोस्फेटिडाइल कोलिन और डाई ओलिक फोस्फेटिडाइल कोलिन, ये दोनों क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। ये आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे होंगे, एंड लोअर देन PMPC एंड DPPC। ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि दोनों ये अनसैचुरेटेड होंगे और क्या होंगे, लोअर होंगे DMPC और DPPP की, क्योंकि ये दोनों तो सैचुरेटेड हैं, तो सैचुरेटेड से तो कम होगा। बट ये स्टेटमेंट ये गलत बोल दिया कि ये दोनों आइडेंटिकल होंगे। ये दोनों बिल्कुल भी आइडेंटिकल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे डाई मतलब ओलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल आ गए और यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक सिंगल मॉलिक्यूल है। तो इन दोनों में क्या होगा, डिफरेंस देखा जाएगा। तो इस आइडेंटिकल को ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग में ये हमारा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, DOPC का लोवेस्ट होता है TM एंड DPPC का हमेशा हाई होगा। ठीक है, DOPC का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा, लोवेस्ट होगा, और DPPC का क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि DPPC क्या है, एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है और DOPC क्या है, एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन क्या देख सकते हैं, जो ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज होता है लॉन्गर सैचुरेटेड फैटी एसिड चेन। ठीक है, क्योंकि पाल्मेटिक जो एसिड है उसका फैटी एसिड चेन में कार्बन नंबर ज़्यादा हैं, तो वो सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा। ठीक है, और फिर डिक्रीज होगा अनसैचुरेशन में। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, हमारा एक आंसर D ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मॉलिक्यूल्स प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड राफ्ट। वो कौन से मॉलिक्यूल है जो लिपिड राफ्ट की फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये हमें क्वेश्चन याद रखना है इसका आंसर कि स्फिंगोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल, ये दो ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो क्या बनाते हैं, लिपिड राफ्ट बनाते हैं, स्फिंगोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। So lipid raft are the membrane microdomain enriched in sphingolipid and cholesterol. They play important role in cell signaling, protein sorting, membrane trafficking and receptor organization. ठीक है, so sphingolipid and cholesterols। आगे है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जो दिसंबर 2014 का क्वेश्चन है। In order to prove that liposome can serve as a model membrane mimicking the cellular plasma membrane and can be used as a target of complement mediating immunolysis, an experiment is designed. Hapten conjugated liposome are loaded with uh, amblyferry phosphate and treated with anti-hapten antibodies and complement to quantify only the membrane lysis component, which assay sequence is the most appropriate। क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि अगर हमें प्रूव करना है कि जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम को हम मॉडल मेम्ब्रेन मान रहे हैं। मॉडल मेम्ब्रेन मतलब जो लाइपोसोम है वो सेलुलर मेम्ब्रेन की तरह क्या कर रहा है, मिमिक कर रहा है, वो खुद को किस तरीके से दिखा रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह दिखा रहा है। एंड कैन बी यूज एज अ टारगेट कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड इम्यूनोलाइसिस, जो हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड पाथवे करते हैं, किसके अंदर, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पढ़ते हैं इम्यूनोलॉजी में। ठीक है, सेल की लाइसिस में जो हम देखते हैं, हमारी जो इम्यूनिटी होती है उसमें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम काम करता है। सो ये अगर इस तरीके से एक्ट कर रहा है कौन, लाइपोसोम। सो एन एक्सपेरिमेंट इज़ डिज़ाइन, तो ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। जैसा कि हमें पता है क्या है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम वर्क करता है इम्यूनिटी के केस में। सिमिलरली अगर हम लाइपोसोम को मिमिक करवा रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह और उस पर भी कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड इम्यूनोलाइसिस एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जा रहा है। ठीक है, अगेन कह रहा है हैप्टन कंजुगेट लाइपोसोम, वो जो लाइपोसोम है वो किसके साथ कंजुगेट है, हैप्टन मॉलिक्यूल्स के साथ प्रेजेंट है। अगेन ये जो हैप्टन टर्म है ये क्या है, इम्यूनोलॉजी की टर्म है। सो आर लोडेड विथ
अम्बेलिफाई फॉस्फेट, और इसको किसके साथ में लोड किया गया है, हेप्टन के साथ में, यूएमपी को, एम्बेलिफाइल फॉस्फेट को, एंड ट्रीटेड विद एंटी हेप्टन एंटीबॉडी, और उसको किसके साथ ट्रीट किया गया है, एंटी हेप्टन एंटीबॉडी और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के साथ। टू क्वान्टिफाई ओनली द मेम्ब्रेन लाइसिस, हम चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमारी क्या लाइस हो, मेम्ब्रेन लाइस हो, हम सिर्फ और सिर्फ उस मेम्ब्रेन को ही ख़त्म करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें कौन से ऐसे सीक्वेंस सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है, तो हमें कौन सा ऐसे यूज़ करना पड़ेगा और हमें उसका सीक्वेंस भी बताना है। तो इसमें करेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, मिक्सचर इज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज्ड। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे मिक्सचर को अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज करना पड़ेगा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के थ्रू, जिससे हमारा जो सुपरनेटेंट होगा वो क्या हो जाएगा, अपर सरफेस पर आ जाएगा। अब ये जो सुपरनेटेंट हमारे पास आया है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसे एल्केलाइन फॉस्फेट से ट्रीट करना पड़ेगा। एल्केलाइन फॉस्फेट से ट्रीट करने के बाद क्या हो जाएगा, ये इसमें हमें फ्लोरोसेंस मेज़रमेंट करना पड़ेगा, मतलब फ्लोरोसेंस मेथड से ही हमें एनालाइज करना पड़ेगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड लाइसिस जो यूएमपी है, ये लाइपोसोम के केस में हम देख रहे हैं, जिसमें सुपरनेटेंट की फॉर्म में अल्ट्राफ्यूगेशन के बाद, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद आ जाएगा। तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो लाइपोसोम होगा वो क्या हो जाएगा, सुपरनेटेंट में आ जाएगा और लाइपोसोम्स रिमूव्ड हो जाएंगे। एल्केलाइन फॉस्फेट जो होगा वो यूएमपी को कन्वर्ट कर देगा फ्लोरोसेंस अम्बिलिनी फॉर्म में, और हम उसको मेज़र कर सकते हैं सिर्फ तभी जब सेंट्रीफ्यूगेशन से उसका कंटेंट रिलीज़ हो गया हो सुपरनेटेंट में, तभी हम ये ऐसे करेंगे, इसे फ्लोरोसेंट ऐसे करेंगे, और उसके बाद हमें ये पता लग जाएगा कि हमारी जो मेम्ब्रेन है उसके मॉलिक्यूल सुपरनेटेंट में आ गए हैं और वो लाइज्ड हो चुकी है, ठीक है। सो ये एक ऐसे पर क्वेश्चन था, किसका था ये, दिसंबर 2014 का क्वेश्चन था। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिपिड राफ्ट आर इन्वॉल्व इन सिग्नल ट्रांसडक्शन, राफ्ट हैव कोलेस्ट्रोल स्फिंगोलिपिड रेशो 2:1 and a estimated area of 35 nanometer square. If the surface area of cholesterol is 40 Armstrong and sphingolipid is 60 Armstrong, how many cholesterol and sphingolipid molecule are present in one draft? ठीक है, सो इसमें हमें क्या बताया हुआ है, जो हमारा लिपिड ड्राफ्ट है हमें उसका एरिया बता रखा है, इसका सरफेस एरिया कितना है, 35 नैनोमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, इसे एमस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करना होगा, तो हम इसे एमस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, कोलेस्ट्रॉल और स्फिंगोलिपिड का हमें रेशो पता होना चाहिए। एक लिपिड राफ्ट में कोलेस्ट्रॉल का रेशो होता है 2 और स्फिंगोलिपिड का होता है 1, तो इनका रेशो रहेगा 2:1। अब हमें क्या देखना है, हमें इसको अप्लाई करना पड़ेगा कि जो हमारा स्फिंगोलिपिड का रेशो है वो कितना दे रखा है, यहाँ पर हमें जो हमारे कोलेस्ट्रॉल का रेशो है वो कितना दे रखा है, गिवन है हमें 40, कितना गिवन है हमें, 40 गिवन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 40 लेंगे कोलेस्ट्रॉल का रेशो, और उसको क्योंकि 2 है, 2 होता है रेशो, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब हम देखेंगे किसका रेशो, हमारे स्फिंगोलिपिड का रेशो। स्फिंगोलिपिड में कितने हैं, कितने प्रेजेंट है स्फिंगोलिपिड हमारे क्वेश्चन में, हम चेक करते हैं हमारे स्फिंगोलिपिड कितना प्रेजेंट था, 60 प्रेजेंट था। तो 40 था कोलेस्ट्रॉल, 40 का डबल 80 हो जाएगा, और 60 क्या है, 60 रहेगा यहाँ पे, ठीक है। 60 क्या रहेगा, 60 एज इट इज़ रहेगा। तो ये हो गया 80 प्लस में 60, 80 प्लस में 60 क्या हो जाएगा, 140 एमस्ट्रॉन्ग आ जाएगा, ठीक है। हमें क्या पता लग गया, 140 क्या हो गया, एमस्ट्रॉन्ग हो गया। अब क्या है इसमें, नंबर ऑफ सीट्स, मतलब जो कंप्लीट एरिया था लिपिड राफ्ट का वो कितना था, 3500 एमस्ट्रॉन्ग था। अब इसमें हमने क्या देखा था कि जो टोटल एरिया है वह क्या है, 140। मतलब अगर हम नंबर ऑफ सीट, मतलब टोटल सरफेस एरिया में से एक लिपिड राफ्ट का जो सरफेस एरिया है उसको डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में पता लग जाएगा। तो वो कितने हो जाएंगे, 25 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, ठीक है। अब जो हमारे पास ये 25 मॉलिक्यूल आया है, हम अभी इसको रेशो में मेंटेन करेंगे,
ठीक है। सो 25 को, क्योंकि स्फिंगोलिपिड का कोलेस्ट्रॉल का क्या था, डबल था, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 200। और कोलेस्ट्रॉल के लिए वो रेशो 1 था, इसलिए हमारा क्या आ जाएगा, 100 स्फिंगोलिपिड आ जाएगा। कोलेस्ट्रॉल के लिए क्या होगा, इसका 2 आएगा, और ये क्या होगा इसके लिए, इसका स्फिंगोलिपिड हमारा कितना आ जाएगा, इस केस में 100 स्फिंगोलिपिड आ जाएगा। ओके, सो हम क्या देख रहे हैं, इसका आंसर देखते हैं। इसमें क्या बताया लिपिड राफ्ट में, लिपिड राफ्ट में हमें बताया हुआ है, हमें ये पता होना चाहिए रेशियो होता है 2:1। ठीक है। सो जो 2 होता है वो किस चीज़ के लिए प्रेजेंट होता है, यहाँ पे जो हमारा 2 रेशो है वो किस चीज़ के लिए प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रॉल के लिए। किस चीज़ के लिए प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रॉल के लिए डबल होता है। और जो 1 है वो किसके लिए प्रेजेंट होता है, स्फिंगोलिपिड के लिए प्रेजेंट होता है। ठीक है। सो हमें देखना है हमें क्या गिवन है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है जो कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, कोलेस्ट्रॉल है, वो कितना दिया हुआ है, यहाँ पे हमें 40 दे रखा है। ठीक है। सो 40 का है 2 रेशो, तो हमें 40 को डबल करना पड़ेगा 2 से। ठीक है। इसके बाद हमें करना पड़ेगा इसे प्लस, और फिर हमें किसका रेशो दे रखा है, हमारे स्फिंगोलिपिड का गिवन है 60। तो 60 है, इसका रेशो 1 आएगा, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 टू द 80 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 60। ठीक है। सो 6 ये क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 140। कितना हो जाएगा, ये 140 हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा 140 आर्मस्ट्रॉन्ग हो गया। अब हमें क्या देना है, नंबर ऑफ रेसिड्यू बताना है, टोटल रेसिड्यू। तो टोटल सरफेस एरिया क्या था, 135 था। कितना था, 35 नैनोमीटर है। अब जो हमारा आंसर आया इसको हम 35 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है। अगर हम इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल आ जाएंगे। तो जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल कितने आ जाएंगे, 25 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 25 आ जाएंगे। ठीक है। सो 25 आ जाएंगे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल। कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है। अब हमें इसको इस 2:1 के अकॉर्डिंग इसको सेट करना पड़ेगा। तो कोलेस्ट्रॉल के लिए इसका डबल हो जाएगा, कितना, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 50 फॉर कोलेस्ट्रॉल। 50 किसके लिए हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल के लिए। और स्फिंगोलिपिड के लिए क्या था, रेशो 1 था। स्फिंगोलिपिड के लिए रेशो क्या था, 1 था। तो हमें 25 को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 25। तो हमारा आंसर 25 किस चीज़ के लिए होगा, स्फिंगोलिपिड के लिए, और 50 किसके लिए होगा, कोलेस्ट्रॉल के लिए। तो हम इस पे अगर हम करेक्ट आंसर पे जाएं तो इस अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर निकल कर आ रहा है वो है हमारा आंसर नंबर 1। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये एरर है, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ए आंसर इज करेक्टली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्लाइकोलिपिड एंड द स्फिंगोमाइलिन आर प्रोड्यूस बाय द एडिशन ऑफ शुगर और फोस्फोटिडाइल कोरिन टू ceramide on a cytosolic and the luminant surface respectively of Golgi apparatus. After these modification, these molecules are located on the outer half of the plasma membrane. What key event is responsible for its localization? ये क्या कह रहा है कि जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, ठीक है, ऐसे लिपिड जो किसके साथ में एसोसिएटेड है, शुगर के साथ, मतलब ग्लूकोज के साथ, ग्लाइकोजन के साथ। और जो स्फिंगोमाइलिन होते हैं, ठीक है, ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, बाय एडिशन ऑफ शुगर टू और फॉस्फेटिडाइल कोरिन टू सीरामाइड। मतलब जो इनके साइटोसोल सरफेस पर प्रेजेंट होती है और जो इनकी ल्यूमन की साइड की सरफेस होती है। तो जो साइटोसोल की सरफेस प्रेजेंट है, बाहर की जो सरफेस प्रेजेंट, अंदर की तरफ जो साइटोसोल की सरफेस प्रेजेंट है, वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर शुगर प्रेजेंट है और फॉस्फेटिडाइल कोलिन प्रेजेंट है। ठीक है। और जो साइटोसोल की सरफेस है वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, सीरेमाइड मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है। गोल्गी की बात कर रहे हैं। तो इन सब मॉडिफिकेशन के बाद हमने क्या किया, ये जो मॉलिक्यूल हैं इसको आउटर हाफ ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे इसको हमने लोकेट किया। कहाँ लोकेट किया, आउटर हाफ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसके लोकलाइजेशन के लिए क्या मूवमेंट पॉसिबल है, तो हमें ये पता है कि इसमें फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होगा, फ्लिपेज होगा,
जो फ्लिपेज होगा ये मेम्ब्रेन फ्यूज़न में हेल्प करेगा। तो फ्लिपेज से क्या होगा, मेम्ब्रेन फ्यूज़न होगा, बिकॉज मेम्ब्रेन एसिमेट्रिक प्रेजेंट है, एसिमेट्री प्रेजेंट है। तो जो फ्लिपेज होगा वो इंट्रा सेलुलर जो मेम्ब्रेन होगा, मॉलिक्यूल्स होंगे उसके ऊपर इंट्रा सेलुलर सरफेस पे, उसको क्या करवा देगा, ये ल्यूमन की तरफ मतलब आउटर लीफलेट की तरफ मूव करवा देगा, जिससे ग्लाइकोलिपिड और स्विंगोमाइलिन जो होंगे वो आउटर सरफेस पर मूव कर जाएंगे। तो ये बिकॉज हमें याद रखना है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक डायनेमिक स्ट्रक्चर है और इसमें मॉलिक्यूल का क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है थ्रू दी फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट की हेल्प से जो इनर सरफेस पे मेम्ब्रेन पे जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो आउटर सरफेस पे शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो इसका ये बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या है क्वेश्चन नंबर 12। व्हेन बैक्टीरिया ग्रोइंग एट 20 डिग्री सेल्सियस आर वार्म्ड to 37 degree Celsius, they are most likely to synthesize membrane lipid with more। इसने क्या बोला है कि पहले एक बैक्टीरिया था जो 20 डिग्री सेल्सियस पर ग्रो कर रहा था, ठीक है, और अब हमने उसका टेम्परेचर मतलब उसका टीएम बढ़ा के हमने कितना कर लिया, 37 डिग्री सेल्सियस कर लिया। कितना कर लिया, 37 डिग्री सेल्सियस। अब जब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इस कंडीशन में किस टाइप की जो फॉस्फोलिपिड की चेन है, ठीक है, मेम्ब्रेन है, वो सिंथेसाइज ज़्यादा प्रेफरली होगी। तो हमें इसमें यही चीज़ याद रखनी है कि जो सैचुरेटेड होते हैं, फैटी एसिड होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, उनका टीएम हाई होता है। क्या होता है, टीएम हाई होता है। तो अगर जिसका टीएम हाई है वो ज़्यादा विथस्टैंड करेगा किसके साथ में, टेम्परेचर के बढ़ने पर, ठीक है, किसके, टेम्परेचर के बढ़ने पर वो ज़्यादा क्या करेगा, प्रेफर होगा, मतलब ज़्यादा टिका रहेगा। क्योंकि हमने टेम्परेचर को 20 से 37 तक ले गए तो मतलब टीएम बढ़ गया। तो टीएम जो हाई होता है वो सिर्फ किसका होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड का क्या होता है, टीएम हाई होता है। ठीक है, दूसरा जो फैक्टर है हमें याद रखना है, सैचुरेटेड फैटी एसिड की जो टेल है, मतलब जो उसकी क्या है, फैटी एसिड की चेन है, टेल है, वो जितनी ज़्यादा लॉन्ग होगी, क्या होगी, जितनी ज़्यादा लॉन्ग होगी तो वो उतनी ज़्यादा एक दूसरे के साथ में क्या होगी, एक दूसरे के साथ में बाइंड होगी, उतनी ज़्यादा इनकी बाइंडिंग एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, एक दूसरे के साथ में ज़्यादा चिपकी रहेंगी एक दूसरे के साथ में। तो ये जितनी ज़्यादा एक दूसरे के साथ चिपकी रहेंगी और ये जो टेल जितनी ज़्यादा लॉन्ग होगी तो इसके इनको सेपरेट कर पाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इनको सेपरेट करने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा और टीएम हमें और ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये दोनों कंडीशन, एक तो हमारा जो फॉस्फोलिपिड है वो सैचुरेटेड होना चाहिए, ठीक है, दूसरा जो सैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट है उसमें नंबर ऑफ़ कार्बन चेन ज़्यादा होनी चाहिए, और तीसरा फैक्टर ये है कि जो फैटी एसिड की जो टेल्स हैं वो क्या होना चाहिए, लॉन्ग होनी चाहिए। तो इन सब कंडीशन में हमारा जो फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन होगी वो ज़्यादा टीएम प्रेफर करेगी और ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर वो विथस्टैंड करेगी, मतलब ज़्यादा उसे प्रेफर किया जाएगा। ठीक है, तो इन सब ओपिनियन के बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन में से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, शॉर्ट चेन नहीं हो सकती। ठीक है, इसका टीएम बिल्कुल कम हो जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। शॉर्ट चेन अनसैचुरेटेड अगेन नहीं हो सकती, अनसैचुरेटेड भी नहीं हो सकता और शॉर्ट चेन भी नहीं हो सकती। ठीक है, सो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड की होगी। ठीक है, सो एक्सप्लेनेशन भी इसको देख लेते हैं। टू मेंटेन मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी, अगर हमें मेम्ब्रेन को फ्लूइड करना है, ठीक है, एट हायर टेम्परेचर, तो हमें उसको हायर टेम्परेचर पे तो बैक्टीरिया को क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट होना होगा, और ये क्या कर देगा, द मेम्ब्रेन लेस फ्लूइड एंड मोर स्टेबल, ये मेम्ब्रेन को क्या कर देगा, लेस फ्लूइड कन्वर्ट कर देगा और इसको ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये आंसर बिल्कुल समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 जो जून 2015 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, स्टिंग ऑफ ए बी कोज पेन, जब हमें एक मधुमक्खी काटती है तो हमें पेन होता है, रेडनेस और स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, उसके बाद ये क्या कह रहे हैं,
मिलिटिन जो है वो एक मेजर पेप्टाइड होता है बी वेनम में। जो बी का वेनम होता है उसमें मिलिटिन एक मेजर पेप्टाइड प्रेजेंट होता है। सो मिलिटिन इज ए मेम्ब्रेन बाइंडिंग पेप्टाइड। ये एक ऐसा पेप्टाइड है जो मेम्ब्रेन के साथ में बाउंड होता है, दैट एक्टिवेट फोस्फोलाइपेज इन द मेम्ब्रेन। और मिलिटिन जो है फोस्फोलाइपेज को एक्टिवेट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। सो द फोस्फोलाइपेज एक्टिवेट बाय द मिलिटिन। और फोस्फोलाइपेज जो है वो मिलिटिन से क्या होता है, एक्टिवेट होता है। तो इसके बारे में हमें क्या जानते हैं, जो फोस्फोलाइपेज A2 है वो किससे जनरेट होता है, आर्किडोनिक एसिड से जनरेट होता है। ठीक है, सो ये हमें पता होना चाहिए कि जो मिलिटिन है वो एक्टिवेट किससे हो रहा है, फोस्फोलाइपेज A2 PLP2A2 से, मतलब आर्किडोनिक एसिड से, जो हाइड्रोलाइज होगा और मेम्ब्रेन फोस्फोलिपिड से आर्किडोनिक एसिड को रिलीज करेगा। आर्किडोनिक एसिड प्रिकर्सर है किसका, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का, ल्यूकोट्रिन्स का, जो कि क्या करते हैं, एलर्जिक रिएक्शन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये पेन कोज करेगा, इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग कर देगा बी स्टंग के साथ में। ठीक है, तो ये क्या है, ये एनिमल फिजियोलॉजी में जब हम पढ़ते हैं किसको, हमारे हॉर्मोन्स को, ठीक है, तब हम इसको देखते हैं कि जो आर्किडोनिक है वो क्या करता है, फोस्फोलाइपेज सी की PLC की क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लिपिड राफ्ट आर रिच इन स्फिंगोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल, व्हाई इज कोलेस्ट्रॉल एसेंशियल फॉर लिपिड राफ्ट फॉर्मेशन। हमने अभी देखा था लिपिड राफ्ट स्फिंगोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल से मिलके बना होता है, तो इसमें कोलेस्ट्रॉल क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो ऑप्शन के थ्रू हम जा रहे हैं और हमारा करेक्ट आंसर डी है। इसमें कह रहा है द प्लेनर कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल फिल वॉइड इन द फॉर्मेशन ऑफ अंडरलाइन द हेड ग्रुप ऑफ द स्फिंगोलिपिड। ये कह रहा है जब लिपिड राफ्ट बनता है तो जो स्फिंगोलिपिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्या प्रेजेंट होते हैं, स्फिंगोलिपिड, तो उसमें ये जो पोलार हेड रीजन प्रेजेंट होता है, इस हेड रीजन में ये कुछ स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है। इसी स्पेस को वॉइड कहते हैं, क्या बोलते हैं, वॉइड। अब इन वॉइड के अंदर ही, ठीक है, इन वॉइड्स के अंदर ही क्या हो जाता है, हमारे जो क्या है कोलेस्ट्रॉल है वो अपने हेड को इसमें फंसा लेता है। कोलेस्ट्रॉल खुद को क्या कर लेता है, इन वॉइड में फंसा लेता है। ठीक है, सो ये प्लेनर कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल जो होता है ये वॉइड फिल करने का काम आता है, और ये लार्ज हेड ऑफ स्फिंगोलिपिड में क्या करता है, मूव करता है। सो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी, ये क्या कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल रिजिड स्ट्रक्चर बना रहा है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल को, एक रिजिड और एक प्लेनर स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये वॉइड्स को स्पेस में खुद एम्बेड होके खुद उसमें फंस कर ये क्या कर रहा है, उसे स्पेस को फिल कर रहा है और एक टाइट लिपिड पैकेजिंग बना रहा है, और उस मेम्ब्रेन को ज़्यादा ऑर्डरनेस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, सो आई होप आपको इसका आंसर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे जून 2016 के क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है लेटरल डिफ्यूजन ऑफ द प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन कैन बी फॉलो एंड डिफ्यूजन रेट कैलकुलेट बाय। क्या कह रहा है ये, कि हमें पता है कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो डायनेमिक होते हैं, मूव करते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये लेटरल डिफ्यूजन कर रहे हैं, मतलब सेम ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो इस टाइप का मूवमेंट होता है लेटरल डिफ्यूज़न होता है। तो इसको अगर हमें कैलकुलेट करना है कि मॉलिक्यूल किस रेट से डिफ्यूज़ कर रहा है, इसके लिए हम टेक्निक यूज़ करेंगे, फ्रैप टेक्निक। फ्रैप की फुल फॉर्म क्या होती है, फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग, जिसे हमने अपने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से इस टॉपिक को कवर किया, आप इसे जाके देख सकते हैं। सो फ्रैप क्या है, फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग, जिसमें हम देखते हैं कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें जो मॉलिक्यूल लेटरली मूव किए हैं, ठीक है, और हम देखते हैं कि जब हमने उसे ब्लीच कर दिया, ठीक है, उस सरफेस को, और थोड़ी देर के बाद उस पर दूसरे मॉलिक्यूल आके उस ब्लीच को क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। तो इससे हमें वो जो ब्लीच है वो रिकवरी हो जाएगी। ठीक है, ब्लीचिंग की क्या हो जाएगी, रिकवरी हो जाएगी। और इसका सिंपल सा फिनोमेनन यही है, बिकॉज हमारी मेम्ब्रेन के मॉलिक्यूल क्या है, डिफ्यूजन शो करते हैं। इस वजह से फ्रैप टेक्निक को हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जून 2016 का, बोथ स्विंगोमाइलिन एंड फोस्फोग्लिसरल्डिहाइड आर द फोस्फोलिपिड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन कह रहे हैं स्विंगोमाइलिन और फोस्फोग्लिसराइड दोनों ही फोस्फोलिपिड है, और इसमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है करेक्ट, नॉट करेक्ट, मतलब करेक्ट नहीं है, ठीक है, मतलब गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट है, हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें फॉल्स है। तो फर्स्ट कह रहा है वन हैज़ ए फैटी एसिड अटैच विया एस्टर बॉन्ड वाइल द अदर हैज़ फैटी एसिड विया अमाइड बॉन्ड, ठीक है। सो ऐसा कुछ नहीं होता कि एस्टर बॉन्ड के साथ है और फैटी एसिड अमाइड बॉन्ड के साथ है, ये स्विंगोमाइलिन और फोस्फोग्लिसराइड में नहीं देखा जाता, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। Second, hydrophily of both depend on phosphate group and the head group attached to it, ठीक है। हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, हेड पर रीजन प्रेजेंट पे, हेड रीजन पे क्या करेगा, प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डी कह रहा है बोथ हैव कोलिन एज देयर हेड ग्रुप, तो कोलिन वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि दोनों में कोलिन प्रेजेंट नहीं होगा। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, ओनली वन ऑफ देम में कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्विंगोमाइलिन और फॉस्फेटिडाइलसेरिन इन दोनों में ही क्या प्रेजेंट होते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन दोनों की चेन में कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, बट क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत कह रही है कि नहीं दोनों में ही प्रेजेंट होता है, दोनों में प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ एक में प्रेजेंट होता है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन हमारे सही हैं कि दोनों के पास ही कोलिन प्रेजेंट होता है हेड में, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। एक के पास फैटी एसिड प्रेजेंट होता है एस्टर बॉन्ड के साथ में, और जो दूसरा होता है उसके पास अमाइड प्रेजेंट होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। इसके बाद हाइड्रोफिलिसिटी डिपेंड करती है उसके हेड रीजन पे, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा कि दोनों में से एक के पास कार्बन में डबल बॉन्ड है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है द जेल टू लिक्विड क्रिस्टलाइन फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर इन फोस्फेटिडाइलसेरिन लिपिड कंपोज्ड ऑफ डाइओलाइल DO, आगे है पाल्मिटोइल DP and diacetyl oil DS and palmitoylic PO fatty acid increasing order will be, ठीक है। अगेन इसमें क्या है, हमें ये TM पे टेम्परेचर पे, ट्रांजिशन टेम्परेचर पे हमें ये क्वेश्चन मिला है। तो अभी तक हम TM के बारे में क्या जान पाए हैं, ठीक है, हम उस पर मूव करते हैं, ठीक है। TM के बारे में हमें क्या पता लगा है, सबसे पहले हमने ये देखा है कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, ठीक है, सैचुरेटेड होते हैं, उनका TM जो होता है वो हाई होता है, उनका TM क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। सेकंड चीज़ हमने देखी तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उनमें जो कार्बन नंबर की चेन प्रेजेंट होती है, कार्बन नंबर की चेन प्रेजेंट होती है, वो क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, ठीक है, तभी उनका TM ज़्यादा होगा। नेक्स्ट चीज़ हमने क्या देखी थी कि उनमें जो फैटी एसिड जो होते हैं वो में जो चेन होती है, ठीक है, में जो टेल प्रेजेंट होती है, वो जो टेल होती है वो लॉन्ग होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, लॉन्ग होनी चाहिए। तो ये जो सब फैक्टर हैं इस वजह से क्या होता है, जो फॉस्फेटिडाइल जो एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो किस में इसका TM बढ़ जाएगा, और TM बढ़ जाएगा तो वो जेल से लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जेल से लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात कर रही हूँ अनसैचुरेटेड किसकी, फैटी एसिड की, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का TM क्या होता है, लो होता है, ठीक है। उसमें जो कार्बन नंबर प्रेजेंट होते हैं उसमें चेन में कार्बन नंबर की संख्या क्या होती है, कम होती है। दूसरी बात, जो फैटी एसिड की जो टेल होती है वो भी क्या होती है, शॉर्ट देखी जाती है, क्या देखी जाती है, शॉर्ट देखी जाती है। तो ये चीज़ें हमने क्या की थी, इसको कंपेयर किया था। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था जिन जिन में O प्रेजेंट होता है, ओलिक एसिड प्रेजेंट होता है, वो किसके एग्जाम्पल होते हैं,
वो होते हैं अनसैचुरेटेड के, ठीक है, अनसैचुरेटेड के प्रेजेंट होते हैं। सो अगर हमने हमारी प्रीवियस क्लास में अगर आप लोगों ने देखा हो कि सैचुरेटेड फैटी एसिड के क्या एग्जांपल है और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के क्या एग्जांपल है, तो हम इसको ईजिली कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, DS डाई स्टीरिक एसिड, ठीक है। जो स्टीरिक एसिड होता है वो क्या है, एक सैचुरेटेड एसिड है और इसमें 2 मोलिक्यूल है, डाई प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें ये एक सैचुरेटेड है तो इसका TM सबसे ज़्यादा हाई होगा, ठीक है बेटा, इसका TM क्या होगा, सबसे ज़्यादा हाई। इसके बाद यहाँ पे क्या है, डाई पाल्मिटिक एसिड, तो स्टीरिक एसिड में कार्बन नंबर ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं एज कम्पेयर टू पाल्मिटिक एसिड में, ठीक है। सो पाल्मिटिक एसिड का उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगेन नो डाउट ये भी एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है, बट क्योंकि कार्बन स्टीरिक एसिड में ज़्यादा प्रेजेंट है एज कम्पेयर टू पाल्मिटिक एसिड, तो TM DSPC का ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू DPPC। अब हमें कंपेयर करना है, किसको करना पड़ेगा, हमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में भी अगेन हमें क्या पता है कि जो हमारे पाल्मिटिक एसिड होगा, ठीक है, उसका क्या होगा, TM उससे ज़्यादा होगा, TM थोड़ा सा क्या होगा, हाई होगा। बट जो डाई लग गया है यहाँ पे, डाईओलिक एसिड, ठीक है, डाईओलिक मतलब इसमें 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो इसका TM क्या हो जाएगा, और भी कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, और ज़्यादा कम हो जाएगा, TM क्या हो जाएगा, और ज़्यादा लेस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाले जो दो हैं ये हैं अनसैचुरेटेड के, और ये वाले जो दो हैं ये क्या है, सैचुरेटेड के, ठीक है। अगेन सैचुरेटेड का TM सबसे ज़्यादा होगा, इसका मतलब वो जेल किस में होगा, लिक्विड फेज में होगा, ठीक है। बट अनसैचुरेटेड के केस में वो किस में प्रेजेंट होगा, लिक्विड फेज में प्रेजेंट होगा, क्योंकि उसका TM क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और DSPC मतलब कि स्टीरिक एसिड में कार्बन नंबर ज़्यादा है तो उसका TM सबसे ज़्यादा। उसके बाद क्या है, पाल्मिटिक एसिड में कार्बन नंबर कम है इस एज कम्पेयर टू स्टीरिक एसिड, तो उसका TM उससे कम। अगेन DO मतलब ओलिक एसिड आ गया, मतलब ये एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, तो ये क्या हो जाएगा, उससे कम हो जाएगा। और डाई अगर यहाँ पे आ गया, डाई का मतलब 2 मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब ये सबसे कम होगा अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल, इसका TM सबसे लेस होगा। तो जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो है हमारा B ऑप्शन, ठीक है। सो इस केस में हमारा B ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा B ऑप्शन इस केस में सबसे करेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं TM के बिहाफ पर कितने सारे क्वेश्चन हमने अभी तक सोल्व कर लिए हैं, ठीक है। सो TM क्या है, इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे बनते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर पे। इसकी आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि ट्रांजिशन टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा अगर क्या करेंगे, लॉन्ग चेन फैटी एसिड को देखेंगे। सो लॉन्ग चेन फैटी एसिड में क्या होगा, TM ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अनसैचुरेशन, जैसा मैंने आपको बताया। सो आप देख सकते हैं कि जिसके साथ में ये 1 1 दिखाई दे रहा है ना, तो ये अनसैचुरेशन का केस है, और जिन जिन के साथ में ये 0 0 दिखाई दे रहा है मतलब उसमें डबल बॉन्ड बिल्कुल नहीं है, वो एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक है। तो जो पाल्मिटिक एसिड है उसमें नंबर ऑफ कार्बन 18 है, इसलिए इसका TM सबसे ज़्यादा है। फिर पाल्मिटिक एसिड जो है उसका TM, उसमें कार्बन नंबर 16 प्रेजेंट है, इसलिए उसका TM उससे थोड़ा सा कम है, ठीक है। और जो हमारा ओलिक एसिड प्रेजेंट है, ठीक है, पाल्मिटिक ओलिक एसिड प्रेजेंट है, उसमें कितने प्रेजेंट है, 16 कार्बन प्रेजेंट है, तो ये इंटरमीडिएट होगा और इसमें क्या है, 0 अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। अगर हम इसकी बात कर लें तो यहाँ पे क्या है, अनसैचुरेटेड प्रेजेंट है, दोनों ही अनसैचुरेटेड प्रेजेंट है, तो इस केस में सबसे लोएस्ट TM माना जाएगा। क्लियर। सो ये था इस पे रिगार्डिंग क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है दिसंबर 2016 का क्वेश्चन। अगेन हमें A डोनर ब्लड ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए कि A ब्लड ग्रुप में क्या होता है, ठीक है, एंटीजन B में क्या होता है, O में क्या होता है, ठीक है, इस तरीके से हमें पता होना चाहिए। तो हमने देखा था कि तीनों में H तो कॉमन होता है, तीनों में H तो प्रेजेंट होता ही है, बट जो A प्रेजेंट होता है उसमें नेक गैल प्रेजेंट होता है, मतलब एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ठीक है, एन नेक गैल इसमें प्रेजेंट होता है A में।
अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि टाइप ए ब्लड डोनर, मतलब एक ऐसा पर्सन है जिसके पास कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, ए एंटीजन प्रेजेंट है। उसने अपना ब्लड क्या दिया, डोनेट किया, और उसका जो ब्लड है वो रेसिपिएंट पर्सन बी के ब्लड ग्रुप के साथ में क्या हो गया, ऐड हो गया। तो इस केस में हमारा जो डोनर है वो हो जाएगा ए और रेसिपिएंट हो जाएगा बी। सो RBC ग्लूटिनेशन बट रेसिपिएंट बी आर लीस्ट अफेक्टेड। अभी जब एंटीबॉडीज एंटीजन की रिएक्शन होती है, हमें पता है जो ए पे एंटीजन है उस पे एंटीबॉडी होगी बी, और जो बी एंटीजन है उस पे एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी ए। तो इन एंटीजन एंटीबॉडी की क्या होगी, रिएक्शन होगी जब ये दोनों का ब्लड ट्रांसफ्यूज करेगा। तो ये प्रोसेस कहलाता है एग्लूटिनेशन। क्या कहलाता है, एग्लूटिनेशन। तो इसमें ये बोल रहा है कि ये जो बी वाला है कौन है, हमारा डोनर आरबीसी है ग्लूटिनेट किया, बट रेसिपिएंट आरबीसी आर लीस्ट अफेक्टेड। पर ये कह रहा है कि इसको इसमें इसका ब्लड गया, बट इसको जो बी वाला है इसको बहुत कम इफेक्ट हुआ इससे। ठीक है, बी वाले को क्या हुआ, बहुत कम इफेक्ट हुआ, क्योंकि ए एंटीजन क्या था, वो इसके लिए फॉरनर था। तो इसकी इम्यूनिटी को क्या करना पड़ा, इस पे अटैक करना पड़ा होगा। ठीक है, इसको अटैक करना पड़ा होगा, बट स्टिल इसको जो बी है उसको मिक्सिंग करने के बाद बहुत कम इफेक्ट हुआ। तो इसका रीज़न क्या है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमें क्या देखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है रेसिपिएंट एंटी ए एग्लूटिनिन बाय डोनर ए एंटीजन कोज डोनर आरबीसी एग्लूटिनेशन। इसमें क्या बता रहा है, जो रेसिपिएंट ए है, ए कौन है, रेसिपिएंट है, ये क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है डोनर ए के साथ में और कोज कर रहा है डोनर आरबीसी एग्लूटिनेशन। सेकंड कह रहा है डोनर एग्लूटिनिन आर डाइल्यूट इन रेसिपिएंट प्लाज्मा रिजल्ट इन लो एग्लूटिनेशन। थर्ड में कह रहा है लोअर टायर ऑफ एंटी ग्लूटिनिन कोज लो एग्लूटिनेशन ऑफ द रेसिपिएंट आरबीसी। Fourth option is high agglutination of donor RBC is due to high titer of anti-B glutenin। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। बी किस लिए है, देखो फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि जो हमारा डोनर है, ठीक है, उसके पास क्या प्रेजेंट है, ए एंटीजन प्रेजेंट है, और वो क्या कर रहा है, रेसिपिएंट है उसके पास क्या है, एंटी ग्लूटिनिन प्रेजेंट है। तो इस वजह से इसमें क्या होगा, एग्लूटिनेशन होगा। लेकिन हमने क्या देखा, जो ए है वो कौन है, हमारा ए ब्लड ग्रुप वाला कौन है, डोनर है। क्या कौन है, डोनर है। ठीक है, और उसके में जो एंटी प्रेजेंट है, ठीक है, वो क्या होगा, हमारा रेसिपिएंट प्रेजेंट होगा। कौन प्रेजेंट होगा, रेसिपिएंट प्रेजेंट होगा। तो इनमें एंटी ग्लूटिनिन और ग्लूटिनिन का रिएक्शन देखा जाएगा। सेकंड क्या कह रहा है कि डोनर एग्लूटिनेशन और डाइल्यूट इन रेसिपिएंट प्लाज्मा रिजल्टिंग इन लो ग्लूटिनेशन। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये ऑप्शन करेक्ट क्यों है, क्योंकि जो डोनर है ना उसका तो बहुत कम ही जो ब्लड है, ठीक है, बहुत लो अमाउंट ऑफ ब्लड है, वही ट्रांसफ़र हुआ है किसके अंदर, रेसिपिएंट में। ठीक है, तो ये एंटीजन एंटीबॉडी जो ग्लूटिनिन की रिएक्शन है, ग्लूटिनिन रिएक्शन है, ये नो डाउट देखी जाएगी किसमें, रेसिपिएंट के अंदर देखी जाएगी, क्योंकि पर ब्लड का अमाउंट बहुत कम था। तो ये रिएक्शन बहुत लो अमाउंट में होगी, किस में होगी, बहुत लो अमाउंट में होगी, इस रिएक्शन का अमाउंट बहुत लो होगा। तो इस वजह तरीके से लो एग्लूटिनेशन देखा जाएगा, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूशन बहुत लो अमाउंट में हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन है, जो सी है, वो कह रहा है कि एंटी एग्लूटिनेशन कोज होगा और लो एग्लूटिनेशन होगा रेसिपिएंट आरबीसी में, हाई एग्लूटिनेशन होगा डोनर आरबीसी में क्योंकि टाइटर बी ग्लूटिनिन है। तो ये बाकी सारे जो ऑप्शन है इररेलेवेंट ऑप्शंस हैं। ठीक है, इट डजेंट मेक एनी सेंस। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शंस नहीं है। जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है हमारी एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग वो क्या होगा, बी होगा, बिकॉज डोनर का ब्लड जो है वो क्या है, लेस है। ठीक है, और
रेसिपिएंट में ब्लड क्या है, ज़्यादा है, तो एंटीबॉडीज़ आएंगी, नो डाउट होगा, एंटर करेंगी रेसिपिएंट में, बट उनका अमाउंट बहुत कम होगा। अमाउंट बहुत कम होगा तो इनका जो एग्लूटिनिन रिएक्शन होगा इनके बीच में, ये बहुत लेस होगा। ठीक है, ये बहुत लेस होगा, इस वजह से लो एग्लूटिनेशन रिएक्शन देखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो हमने क्या कर लिए, ये कुछ क्वेश्चंस कर लिए किसके रिगार्डिंग,